तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, भौतिक राशियां और उनका मापन। दूसरा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या, वैज्ञानिक संकेतन। तीसरा होगा सार्थक अंक और चौथा है विमीय विश्लेषण। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे भौतिक राशियां और उनका मापन। तो देखो बच्चों, जो द्रव्य होता है उसके भौतिक गुणों को ही भौतिक राशि कहते हैं। समझ गए ना? मतलब जैसे द्रव्य है, उसका तापमान है, उसका घनत्व है, उसका आयतन है ना, उसका द्रव्यमान है, तो ये सब क्या है, द्रव्य की भौतिक राशियां। तो इन भौतिक राशियों की जो सापेक्ष मात्रा है, उनका जो परिमाण है, उनको एक संख्यात्मक नियतांक और इकाई से व्यक्त करते हैं, तब वो भौतिक राशि सही मायने में एक सही परिमाण व्यक्त करती है। समझ गए? तो यही यहाँ लिखा है कि द्रव्य के भौतिक गुणों को भौतिक राशि कहते हैं, इनकी सापेक्ष मात्रा को संख्यात्मक नियतांक एवं इकाइयों से व्यक्त करते हैं। जैसे द्रव्यमान, तो 10 किलोग्राम ये लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 क्या बताता है, एक संख्यात्मक नियतांक, फिक्स वैल्यू बता रहा है, और किलोग्राम यहाँ पर इकाई है जो ये बताता है कि द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में 10 गुना। तो कोई भी भौतिक राशि का सही, अगर हमें उस भौतिक राशि को सही ढंग से परिभाषित करना है तो इसमें इकाई बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भौतिक राशि में इकाई व्यक्त ना करें, उसके परिमाण को इकाई से व्यक्त ना करें, तो पता ही नहीं चलेगा कि वो किस को व्यक्त कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ कि जो द्रव्य है या उनकी जो भौतिक राशियां हैं, उनकी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय इकाइयों का तंत्र है जिसे बोला जाता है एसआई सिस्टम। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये जो MKS पद्धति थी उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म, मतलब MKS पद्धति ही एसआई सिस्टम है एक्चुअली। समझ गए ना? तो इस तरह से जो भौतिक राशियां हैं उनकी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए एसआई सिस्टम ने ये तंत्र विकसित किया है। इसमें दो प्रकार की इकाइयां हैं, ऐसा इकाइयां, एक तो है मूल इकाइयां और एक आएंगी व्युत्पन्न इकाइयां। तो एसआई सिस्टम ने भौतिक राशियों के लिए 7 मूल बेसिक यूनिट्स बताई हैं। समझ गए ना? कि एसआई सिस्टम ने जो भौतिक राशियां हैं उनकी 7 तो मूल इकाइयां बताई हैं, और इन्हीं 7 मूल इकाइयों की सहायता से बाकी जो भौतिक राशियां बनी हैं, बची, उनकी इकाइयां व्युत्पन्न की गई हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, व्युत्पन्न इकाइयां। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं। देखो, यहाँ हमने लिखा भौतिक राशियां और ये इकाइयां। जैसे पहली है लंबाई। तो देखो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सब की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो है मीटर। क्या है? मीटर। समझ गए ना? फिर है द्रव्यमान, मास सिस्टम का। तो द्रव्यमान की ऐसा इकाई है क्या, किलोग्राम। ऐसे समय है, टाइम, टी इसका सिंबल है, जैसे लंबाई का सिंबल है, द्रव्यमान का एम है ना, समय का टी, तो इसको सेकंड में लेते हैं। ये क्या है, किलोग्राम, है ना, इकाई। ये है सेकंड इकाई। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आई से व्यक्त करते हैं और इसकी एसआई इकाई है एम्पियर। फिर आता है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या तापमान, जिसका सिंबल है टी और इसकी यूनिट है क्या बच्चों, केल्विन, है ना, ऐसा यूनिट। फिर है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा जो है, और इसे एन से व्यक्त करते हैं और इसकी इकाई है मोल। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म है मोल। और फिर है प्रकाश तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, IV, और इसकी ऐसा यूनिट है कैंडेला। ठीक है, मतलब इसको CD बोलते हैं।
तो ये 7 मूल इकाइयां हैं भौतिक राशियों। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इसी में, और वो है व्युत्पन्न इकाइयां। तो देखो ये जो 7 आपने बेसिक यूनिट्स देखी, ठीक है, जो बेसिक यूनिट्स है, मूलभूत इकाइयां हैं, इन्हीं बेसिक यूनिट्स के माध्यम से और भी जो भौतिक राशियां हैं उनकी भी इकाइयां व्युत्पन्न की गई हैं, इसीलिए इनको बोला गया है व्युत्पन्न इकाइयां। ठीक है, जैसे पहला आते हैं आयतन। तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका गुणनफल होता है ना। तो ये हो गई मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, तो इसकी यूनिट आएगी मीटर क्यूब। मतलब ऐसा यूनिट जो है आयतन की वो है मीटर क्यूब। ठीक है, दूसरी है वेग। तो वेग जो होता है दूरी बटा समय, कितनी दूरी तय की गई और कितना समय लगा, इसे हम बोलते हैं वेग, वेलोसिटी। तो दूरी की यूनिट हो गई मीटर और समय की जो है वो हो गई सेकंड, तो हो गई मीटर सेकंड इनवर्स। फिर आता है त्वरण, एक्सीलरेशन। तो त्वरण या एक्सीलरेशन मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग की यूनिट यहाँ रख दी मीटर पर सेकंड और समय की फिर सेकंड आ गई, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फिर आते हैं बल, फोर्स। तो फोर्स मतलब होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान तो हो गया किसमें, किलोग्राम में, और त्वरण किसमें हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह पर एक नया यूनिट यूज हुआ, वो है न्यूटन, कैपिटल एन। मतलब बल की जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। बात समझ गए। फिर आते हैं प्रेशर, दाब, पी। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल की यूनिट क्या है, न्यूटन। क्षेत्रफल की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मींस पास्कल। तो दाब की जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल। अच्छी तरह समझ गए ना। फिर आता है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल मतलब फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विस्थापन चूंकि दूरी है मीटर से लेंगे तो हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को बोलते हैं जूल। तो कार्य है, ऊर्जा है, हीट है, ये बता दूं, इन सभी की जो एसआई इकाई है वो है जूल। और इसके अलावा और भी इकाइयां हैं, कैलोरी, अर्ग, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, तो वो हम अलग देखेंगे। ठीक इसी तरह घनत्व में आ जाए तो घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान अपॉन में क्या है, आयतन, वॉल्यूम। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये है घनत्व की। तो इस तरह से कोई भी भौतिक राशि अगर आपको पता है और उसकी विमाएं पता है, डायमेंशंस पता है, तो उनकी वैल्यू रख के और उनकी यूनिट्स का यूज करके और आप निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि की एसआई यूनिट। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये है हमारी 7 मूल इकाइयाँ और व्युत्पन्न इकाइयाँ। अब दूसरा टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे आप बहुत सारे कैलकुलेशन करोगे, बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं, तो इन बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे हम सरल और छोटी संख्याओं में बदलें और अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाएं, सरल बनाएं, इसके लिए दिया गया है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन। तो यही लिखा है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को लघु रूप में व्यक्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लघु रूप मतलब छोटा कर देना, है ना। तो वैज्ञानिक संकेतन में कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको इस तरह लिखा जाता है, संख्या को लिखा जाएगा n कैपिटल इंटू 10 का पावर स्मॉल n। यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 1 से लेके और 9.99 तक परिवर्तित होगी। समझ गए ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 1.0 से लेके 9.99 तक ही लिखी जाएगी n की। मतलब ये केवल डेसिमल पॉइंट के पहले, दशमलव बिंदु के पहले केवल एक ही डिजिट लिखा जाएगा, उसके बाद चाहे कितने भी डिजिट लगा दो, 9999999, लेकिन यहाँ पर एक दशमलव बिंदु के पहले केवल एक ही डिजिट होगा। और जो n है, स्मॉल n, ये है घातांक संख्या जो कि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब आता है कि हम इस वैज्ञानिक संकेतन में जब संख्याएं लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे। तो देखो संख्याएं 2 प्रकार की हो सकती है। पहला है कि जो भी संख्या आपको दी गई है, दी गई संख्या एक अंक या उस एक अंक से बड़ी है। मतलब जैसे 10 है, 100 है, 20 है, 50 है, 250 है, 60 है, कुछ भी है, तो संख्या 2 डिजिट से बड़ी है, 2 अंकों से बड़ी है।
तो ऐसी संख्या में हमें जब वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है तो दशमलव बिंदु देखें। सबसे पहले जो भी आपको संख्या दी गई है उसमें दशमलव बिंदु देखें। अगर दशमलव बिंदु ना लगा हो, ठीक है, तो फिर आपको क्या देखना है, बिल्कुल लास्ट में मान लेना है कि उसमें दशमलव बिंदु लास्ट में होगा। और दशमलव बिंदु लगा है तब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है कि दशमलव बिंदु को आपको बाईं ओर खिसकाना है, बाईं ओर ले जाना है। और कब तक ले जाना है, जब तक कि उस दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल एक अशून्य अंक नहीं आ जाता। यही लिखा है कि अगर दी गई संख्या लेस, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब अंक में, तो संख्या में दशमलव बिंदु को बाईं ओर ले जाएं और तब तक विस्थापित करते हैं जब तक कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल एक अशून्य अंक नहीं आ जाता। यदि विस्थापन का स्थान x है, मतलब विस्थापक स्थान x है, विस्थापन स्थान है, इसको ये लिखेंगे, हम ये कहें कि यदि, ठीक है, x स्थान तक बिंदु विस्थापित हो, ठीक है, तो x इक्वल टू होगा n। समझ गए ना कि अगर आपने x स्थान, 2 स्थान या 3 स्थान या 4 स्थान तक आपने बिंदु को विस्थापित किया है तो x की वैल्यू हो गई n, या n की वैल्यू होगी x के बराबर। जैसे ये लिखा है 62010.325, तो ये जो डेसिमल पॉइंट दिख रहा है आपको, वो इस तरफ विस्थापित करना है। और कब तक करना है, जब तक कि इस दशमलव बिंदु के बाईं ओर एक अंक ना आ जाए, मतलब 6 के और 2 के बीच में लगा देना है। तो अब ये बन गया 6.2010325, है ना। और आपने ये जो दशमलव बिंदु है वो 4 स्थान तक विस्थापित, कहां तक विस्थापित किया, 4 स्थान तक। तो 10 की पावर क्या लग गई, 4। तो यहाँ n जो है, कैपिटल N, ये हो गया 6.2010325 और स्मॉल n हो गया हमारा क्या, 4। ठीक इसी तरह से लिखा है 324.505, तो आपको यहाँ पर दशमलव बिंदु 3 और 2 के बीच तक ले जाना है और इस तरह से 2 स्थान विस्थापित किया आपने दशमलव बिंदु। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट हो गया वो हो गया 3.24505 इंटू 10 की पावर 2। तो n की वैल्यू समझ में आ रही है, n 3.24050 और n हो गया स्मॉल 2। अब मान लो ये लिखा है 1000, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 का पावर 3। तो इस तरह से एक धनात्मक संख्या जो थी, एक से बड़ी जो संख्या थी, उस संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में ऐसे छोटा रूप दे सकते हैं, उसके बहुत सारे जीरो हटा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई दी गई संख्या 1 से छोटी है, मींस उसमें जो डिजिट्स लगे हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद लगे हैं दाईं ओर, ठीक है। यही लिखा है कि अगर दी गई संख्या लेस देन 1 हो तो फिर ऐसी संख्या में दशमलव बिंदु को दाईं ओर विस्थापित करते हैं और तब तक यह विस्थापित करते हैं जब तक कि दशमलव बिंदु के पूर्व, मतलब बाईं ओर, पूर्व मतलब ये हो गया बाईं ओर, ठीक है, इस तरह से बाईं ओर एक अशून्य अंक नहीं आ जाता। यदि दशमलव बिंदु x स्थान तक विस्थापित होता है तो n की वैल्यू हो जाएगी -x, मतलब जितना भी आपने स्थान विस्थापित किया है उसके आगे माइनस लग जाएगा। तो फिर से समझें कि संख्या बड़ी है और दशमलव बिंदु कहाँ खिसकता है, दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, तब पावर पॉजिटिव बढ़ती है, मींस निगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। और अगर मान लो आपने दशमलव बिंदु को कहाँ बढ़ा दिया, बाईं ओर ना विस्थापित करके दाहिनी ओर, और संख्या 1 से छोटी है तो जो घातांक होगा एक तो ऋणात्मक होगा। और इस तरह से कितने स्थान तक आपने दशमलव बिंदु को खिसकाया है उतना अगर स्थान है तो उसे माइनस में लिख देंगे। तो इस तरह से जैसे 0.000156 को लिखेंगे 1.56 इंटू 10 का पावर -2। तो यहाँ कैपिटल N हो गया 1.56 और स्मॉल n हो गया -2। ठीक इसी तरह से ये है तो इसमें 2.67 इंटू 10 का पावर -4, तो ये n की वैल्यू और ये स्मॉल n की वैल्यू। तो बात समझ गए अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब
अब जो आता है, जो सबसे ज्यादा यूज होगा, वो है योग एवं व्यवकलन में वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखो बच्चों, अगर कोई भी संख्या जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है और उनमें संख्याओं में कोई घातांक राशियां आ रही हैं, तो ध्यान रखें कि हम इन घातांक राशियों के आधार जो हैं उनकी पावर एक सी कर देते हैं। फिर से समझें, जोड़ी गई या घटाई गई संख्या के घातांकों को के एक समान मान लेते हैं या उनको एक समान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 3.425 इंटू टेंस का पावर 4 है और 3.425 इंटू टेंस टू पावर 3 है, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ 3 है, तो हमें क्या करना है, या तो दोनों को 3 कर लें या दोनों को 4 कर लें। तो हम दोनों को 4 कर लें, एक तो ऑलरेडी 4 है और एक 3 है, तो हम इसको 4 लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि दशमलव के पहले केवल एक जो है बाईं ओर एक ही डिजिट आए, तो ऐसा करने से होगा ये। तो हमें यहाँ पावर क्या कर देनी है, 3 की 4, तो जो दशमलव बिंदु है ना, हम कहाँ ले जाएंगे, बाईं ओर। तो यहाँ बाईं ओर खिसकाओगे तो ये पावर हो गई 4 और ये तो थी 4, और इस तरह से 4 को कॉमन लेके बाकी इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो रिजल्ट आ गया। ठीक है, एक समान कर लेते हैं, घातांकों को एक समान कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक इसी तरह से अगर आप व्यवकलन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो भी यही लगाना है। जैसे ये संख्या है 4 है और यहाँ 3 की पावर है, हमने इसको फिर 4 कर दिया, 0.3425 हो गया, फिर आपने इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये रिजल्ट आ गया और पावर 4 की पावर में। ये साइंटिफिक में भी है, क्यों, क्योंकि दशमलव से पहले केवल एक शून्य अंक दिख रहा है। अगर आप इन राशियों को 3 करते, यहाँ पावर 10 की पावर 3 करते, तो ये 34 हो जाता, रिजल्ट में 2 डिजिट हो जाते बाईं ओर दशमलव के, फिर हमें आगे डेसिमल पॉइंट को दाहिनी बाईं ओर ले जाना पड़ता। तो वो पहले ही ऐसा कर लो कि रिजल्ट में ही केवल दशमलव के बाद एक डिजिट आ जाए। फिर आते हैं हम गुणन एवं विभाजन में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं, घातांकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। मतलब संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हैं या विभाजित कर रहे हैं, तो ध्यान रखें जो घातांक हैं अगर आधार समान है तो घातांकों को जोड़ दो। इस तरह से जैसे x इंटू टेंस का पावर n इंटू y इंटू टेंस का पावर m, तो हो गया x इंटू वाई और 10 का पावर n प्लस n। अब ये घातांक ऋणात्मक है या धनात्मक, करना जोड़ ही है, मतलब उन दोनों को जोड़ दें। जैसे और अगर मान लो विभाजित हो रही हैं संख्याएं, तो भी इस तरह से आ जाएगा, 10 की पावर ऊपर से नीचे से ऊपर ला दो, इस तरह से माइनस आ गई, मतलब जोड़ दो। जैसे यहाँ पर हम आते हैं कि ये है 3.425 इंटू टेंस का पावर 5 और ये है 8, तो दोनों घातांक अलग अलग हैं लेकिन आधार एक से हैं, तो हम इन दो संख्याओं का गुणा कर दें, 3.425 और 3.425, और दोनों को जोड़ दें तो हो गया 10 की पावर 30। अब यहाँ घातांक 5 पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, तो भी हम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट बचा -3। बाकी ये दोनों गुणांकों को आप गुणा कर दो, 3.425 और 3.425। यहाँ विभाजन किया जा रहा है तो विभाजन में इसका वैल्यू तो हो गया 1 और ये घातांक नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्लस से माइनस हो गया और इस तरह से पावर आ गई -3। ठीक इसी तरह से नीचे माइनस था, ऊपर गया तो प्लस हो गया। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू रिजल्ट निकालना। तो ये है जब आप गुणन विभाजन करें या फिर योग और व्यवकलन करें, तब आपको साइंटिफिक नोटेशन इस तरह से रखनी। बात क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा वैज्ञानिक संकेतन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परिणाम की परिशुद्धता एवं यथार्थता, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। इसी से जुड़ा है सार्थक अंक, इसीलिए पहले हम इसको डिफाइन कर लेंगे। तो देखो, परिणाम की परिशुद्धता मतलब किसी भौतिक राशि का प्रायोगिक मापन किया जाए। ठीक है, आप किसी की दूरी नाप रहे हैं और एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा यह भौतिक राशि मापी जाए या एक से अधिक प्रयोगों द्वारा समान भौतिक राशि का मापन किया जाए, तो बहुत सारे परिणाम मिलेंगे हमें, एक ही मेजरमेंट में अलग अलग परिणाम मिलेंगे। तो उन परिणामों में देखना होता है कि कौन सा परिशुद्ध है और कौन सा यथार्थ। तो ध्यान रखें कि परिशुद्धता हो या यथार्थता तभी बताई जा सकती है
जब हमें उस भौतिक राशि का वास्तविक मान, यथार्थ मान पता हो कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लो 4 मीटर है, ये एक यथार्थ मान है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को अलग अलग विधियों से, अलग अलग प्रयोगों से मापें। तो अब जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें देखना है कि ये रिजल्ट जो हमारे यथार्थ मान है उससे कितने समीप है, या जो आप प्रयोग से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, जो मान प्राप्त हो रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे के नजदीक है। तो यही लिखा है कि किसी समान भौतिक राशि के मापन में प्राप्त विभिन्न मानों की समीपता को बोलते हैं परिशुद्धता। बात समझ गए ना, कि किसी समान भौतिक राशि के मापन में प्राप्त विभिन्न मानों की समीपता को बोला जाता है परिशुद्धता, जबकि किसी भी प्रायोगिक मान की यथार्थ मान से समीपता कहलाती है यथार्थता। देखो फिर से सुने, कोई भी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त विभिन्न मानों की समीपता, वो परिशुद्धता है। जरूरी नहीं है कि वो यथार्थ मान के समीप हो। अगर प्रयोग किए गए हैं और वो मान एक दूसरे के प्रयोग से जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर वो मान एक दूसरे के बहुत ही समीप है तो वो परिशुद्ध मान कहलाएंगे। जबकि किसी भी प्रायोगिक मान, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक व्यक्तिगत प्रायोगिक मान की यथार्थ मान से समीपता कहलाती है बच्चों क्या, यथार्थता, एक्यूरेसी। ये है दोनों में डिफरेंस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान है 4.0 मीटर, ठीक है, कि उसकी जो भौतिक राशि है, मान लो ये लंबाई है 4.0 मीटर। इस मान को प्रायोगिक रूप से 3 विद्यार्थियों द्वारा लिया गया, निकाला गया दोबारा, कि हमें यथार्थ मान पता है कि ये एक पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच की ये है यथार्थ मान, ठीक है बच्चों, कि ये और बी के बीच डिस्टेंस में ये है। अब हमें इस डिस्टेंस को 3 विद्यार्थियों ने मापा। पहले स्टूडेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, 3 रिजल्ट लिए, 3.95 मीटर, 3.93 मीटर, 3.94 मीटर। ये स्टूडेंट ए ने अपने 3 एक्सपेरिमेंट में ये डिस्टेंस निकाली। दूसरे स्टूडेंट ने 3.94, 4.05, 3.99 ये निकाले रिजल्ट्स, और तीसरे ने निकाले 4.01, 3.99 और 4.00 मीटर। तो देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रायोगिक मान है, ये जो मिल रहे हैं परिणाम, ये काफी नजदीक है एक दूसरे से, है ना। 3.95, 3.93, 3.94 जो बहुत ही ज्यादा नजदीक है। देखा जाए तो लास्ट डिजिट में +-1 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये मान कहलाएंगे परिशुद्ध मान। ये यथार्थ नहीं है क्योंकि यथार्थ वैल्यू से काफी दूर है, तो ये क्या है, परिशुद्ध मान। दूसरे वाले में देखो, ना तो ये यथार्थ वैल्यू के आसपास है और ना ही बिल्कुल क्या है बच्चों, एक दूसरे के पास है, ठीक है। एक मान जरूर इसमें थोड़ा सा दिख रहा है 3.99 यथार्थ मान के, बाकी मान काफी डिफरेंस रख रहे हैं और आपस में भी डिफरेंस कर रख रहे हैं। तो ना तो ये यथार्थ मान कहलाएंगे और ना ही परिशुद्ध मान कहलाएंगे। और स्टूडेंट सी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 4.01 मीटर, 3.99, 4.0 ये मान दिख रहे हैं, एक दूसरे की बहुत नजदीक है और यथार्थ मान के भी नजदीक है 4.0 मीटर के। तो जो तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। बात क्लियर है ना, कि ये मान जो है परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है। अगर हम बी वाले एक्सपेरिमेंट में देखें, जो तीसरा मान है 3.9, ये केवल यथार्थ है, परिशुद्ध नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम यही कहेंगे, प्रायोगिक मान में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन रिजल्ट्स के आपस में जो क्लोजनेस है, समीपता है, वो तो हो गई क्या, परिशुद्धता। और वास्तविक मान, यथार्थ मान और प्रायोगिक मान की जो समीपता है वो है यथार्थता। ओके, तो यहां तक आप समझ गए यथार्थता और परिशुद्धता। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो बच्चों, जो भौतिक राशियों के मापन में परिणाम मिलते हैं ना, तो वो कितने अंक तक सार्थक है, कहाँ तक जरूरी है लेना और कहाँ जरूरी नहीं है लेना,
तो इस तरह से परिणाम में अंकों की संख्या निश्चित की जाती है। इसी को बोला गया है सार्थक अंक। ध्यान रखें, सार्थक अंक परिमाण से मतलब नहीं है। सार्थक अंक का मतलब है परिणाम की विश्वसनीयता, कि कोई भी परिणाम कितना अधिक विश्वसनीय है और कहाँ नहीं है। जैसे मान लो किसी की हाइट हमने और सीधा 4 फीट लिख दें और कोई उसी को मेजर करे और लिखे 3.9945, तो ज्यादा विश्वसनीय वैल्यू कौन सी लिख रही है? 3.9945, क्योंकि उसमें ज्यादा डिजिट है पॉइंट्स के बाद। इसका मतलब है प्रयोग को बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है, बहुत ही विश्वसनीयता के साथ किया गया है। तो सार्थक अंक परिणाम की विश्वसनीयता को बताते हैं, इनका एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, कि कोई भी परिणाम है कितना अच्छा है, कितना विश्वसनीय है और कौन नहीं। तो ये बता दूं कि सार्थक अंक का मतलब है किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त परिणाम में जो निश्चित अंक है, सर्टेन डिजिट, और जो अनिश्चित अंक हैं, अनसर्टेन डिजिट्स, उनके योग को ही हम क्या बोलते हैं? सार्थक अंक। ये लिखा है कि भौतिक राशि के मापन में प्राप्त परिणाम में प्राप्त निश्चित अंक, सर्टेन डिजिट, और अनिश्चित अंक, अनसर्टेन डिजिट का योग से प्राप्त अंकों का मान को ही क्या बोला गया है बच्चों? सार्थक अंक। ये अब ये बता दूं, निश्चित शून्य अंक जो है, जैसे आपने किसी परिणाम में लिया और अशून्य अंक से प्रारंभ के अंतिम अंक, अशून्य अंक से प्रारंभ के जो रिजल्ट है, प्रारंभ के अंतिम अंक के अतिरिक्त शेष अंक निश्चित अंक कहलाते हैं। शून्य अंक से प्रारंभ, अशून्य अंक से प्रारंभ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे किसी संख्या, ठीक है, कि अशून्य अंक से प्रारंभ किसी संख्या के अंतिम अंक के अतिरिक्त शेष अंक निश्चित अंक कहलाते हैं। बात समझ गए ना, कि कोई भी अशून्य अंक से संख्या प्रारंभ है तो उसका लास्ट डिजिट छोड़ दो, बाकी अंक जो होते हैं वो निश्चित अंक कहलाते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन आने की कोई अनिश्चितता नहीं होती, मतलब वो फिक्स रहेंगे। कोई भी परिणाम रिजल्ट निकाला जाए तो जो रिजल्ट आता है उसमें केवल लास्ट डिजिट ही बदलता है, बाकी उससे पहले वाले डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। और ये है प्रयोग की सही यथार्थ। तो एक लास्ट डिजिट को छोड़ दो तो बाकी जो बचे वो हैं सर्टेन डिजिट, निश्चित अंक। और अनिश्चित अंक, अंतिम अंक को अनिश्चित अंक कहते हैं, क्योंकि इसमें मापन, विभिन्न मापन में ±1 की अनिश्चितता बनी होती है। मीन्स मैंने ये प्रयोग किया, मान लो 2.3035 ले आया रिजल्ट, किसी और ने किया तो ये लास्ट डिजिट में ही बदलाव आना चाहिए, 5 की जगह 6 हो जाए या 5 की जगह 4 हो जाए, यही होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये तीन जो 4 अंक हैं वो तो है सर्टेन डिजिट, और जो लास्ट वाला है 5 वो है क्या? अनसर्टेन डिजिट। तो दोनों को जोड़ दो तो हो गया 4 + 1 = 5। मतलब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या फिगर्स हैं, ठीक है, ये जो हैं, तो हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हो गया 5। तो बात समझ गए ना। तो ये है हमारे किसी भी सार्थक अंक को पहचानना। अब आता है कि सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे किया जाए। समझ गए कि सार्थक अंक कैसे निकाले जाते हैं, कैसे निर्धारित किए जाते हैं। तो इसके नियम पढ़ें। देखो, पहला नियम है कि कोई भी संख्या दी गई है, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब कोई भी संख्या आपको दी गई है, चाहे वो मीटर में लिखी हो, चाहे किसी भी यूनिट में लिखी हो, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। जैसे 175 सेंटीमीटर तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 0.175 सेंटीमीटर तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, और 1.75 सेंटीमीटर है तो भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं, ये ध्यान रखना है। किसी संख्या के प्रारंभ में अशून्य अंक के आगे के शून्य सार्थक नहीं होते। समझ गए ना, कि अगर किसी संख्या के प्रारंभ में अशून्य अंक के आगे कोई जीरो है तो ध्यान रखें वो जीरो सार्थक नहीं होगा। ठीक है, अशून्य, प्रथम अशून्य अंक, बल्कि हम यहां पर लिखें कि संख्या के, किसी संख्या के प्रारंभ में
प्रथम अशून्य अंक के आगे के शून्य मतलब बाईं ओर के शून्य सार्थक नहीं होंगे। मीन्स 0.00157 सार्थक अंक हो गए 3, 0.023 2, 0.22 2 और 022 है तो भी सार्थक अंक हो गए 2। बात समझ गए ना कि कोई भी संख्या दी है तो उसका प्रथम अशून्य अंक के आगे के जीरो क्या नहीं होंगे, सार्थक नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। फिर है दो अशून्य अंकों के मध्य का शून्य सार्थक होगा। जैसे 2.035 है तो 4 सार्थक अंक, 20.35 है तो 4 सार्थक अंक और 2035 है तो भी सार्थक अंक 4। समझ गए ना। तो दो अशून्य अंकों के मध्य का शून्य सार्थक नहीं होगा। फिर है किसी संख्या के अंत में शून्य सार्थक होते हैं यदि संख्या में कोई दशमलव बिंदु उपस्थित होता है। समझ गए ना कि अगर किसी संख्या में दशमलव लगा है और लास्ट में अगर जीरो आ रहे हैं तो वो सब सार्थक होंगे। जैसे 6.00 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 60.0 तो 3 है और 0.060 है तो केवल 2 सार्थक। ये लिखा किसी संख्या के अन्य में सार्थक यदि संख्या में कोई, ठीक है, दशमलव किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत का मतलब है यदि संख्या में कोई दशमलव बिंदु उपस्थित है तो लास्ट वाला जीरो, आगे का नहीं, लास्ट किसी भी संख्या के अंत में, या हम ये कहें कि अशून्य अंक युक्त, ठीक है, संख्या, ये ध्यान रखना है कि अशून्य अंक युक्त संख्या के लास्ट में अगर कोई जीरो है तब सार्थक होगा जब आप उसमें वो देखोगे दशमलव के बाद का, मतलब सीधा सा है किसी संख्या के दशमलव के बाद के सभी शून्य सार्थक होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी संख्या में, ठीक है, दशमलव अंक के बाईं ओर, दाईं ओर शून्य सार्थक, केवल प्रथम जो है अशून्य अंक के आगे कोई जीरो है तो वो सार्थक नहीं होगा, जैसे नीचे वाले ये। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में उपस्थित शून्य सार्थक नहीं होते हैं यदि संख्या में कोई दशमलव ना हो। जैसे ये लिखा है 100 एक सार्थक अंक, 6020 तो एक लास्ट, तो केवल 3 सार्थक अंक, 6000 तो एक सार्थक। मतलब ये परिणाम सार्थकता व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, मतलब लास्ट डिजिट में अनसर्टेनिटी पता नहीं चलती। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है और लास्ट में जीरो है तो वो सार्थक नहीं लेंगे, ठीक है। फिर है किसी सटीक संख्या में अनंत सार्थक अंक हो सकते हैं। सटीक संख्या वो कहलाती हैं जिनका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक निश्चित नहीं होता। मतलब हम कितने भी प्रयोग कर लें उस लास्ट डिजिट में परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल 0 कर सकते हैं पॉइंट लगा के। जैसे 4 पेन है तो 4 कोई कितनी बार भी गिन ले वो 4.0 तो लिख सकता है, 4.1 या 4.2 या 4.6, मतलब अगले लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं ला सकता, अनिश्चितता नहीं आ सकती। तो ऐसे में इनके जो सार्थक अंक है वो अनंत है। क्यों होंगे? क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन से लिखा जा सकता है। जैसे 4 पेन है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, 4.0 पेन्स लिख दो तो भी वही हो जाएगा, 4.00 है तो भी 3 सार्थक अंक हो गए। तो अर्थ तो एक ही है लेकिन पॉइंट के बाद 0 लग जाने से परिणाम की सार्थकता और बढ़ गई। 400 कॉपीज, तो कॉपी तो 400 ही होंगी, बस हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया, 4.0 लगा दिया तो 2 हो गए, 4.00 लगा दिया तो 3 हो गए। तो इनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं अगर कोई सटीक संख्या है, एग्जैक्ट नंबर। यदि संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में दर्शाया गया है तो ध्यान रखें घातांक राशि सार्थक नहीं होती। समझ गए ना कि जो घातांक राशि है वो सार्थक नहीं होती है, मतलब जो पावर लगी है हम उसे सार्थक नहीं लेंगे। जैसे 6.023 × 10⁻23 तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए। ठीक इसी तरह इसमें आप देख रहे हैं ये माइनस में पावर लगी है तो हम केवल आगे के नंबर को ही हम लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ तक बात क्लियर है? ये है सिग्निफिकेंट फिगर।
फिर आता है अंक विलोपन के नियम, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अंक विलोपन के नियम तो क्या होता है बच्चों, अभी सार्थक अंक गुणा करने में, भाग देने में, विभाजित करने में, जोड़ने में, तो इनमें सार्थक अंकों की संख्या निश्चित करनी होती है परिणाम में। तो ऐसा करने के लिए हमें परिणाम से कुछ जो अंक है या संख्या आई है उसमें से कुछ अंक हटाने होते हैं एक सार्थक परिणाम लाने के लिए। तो ये जो अंक हटाए जाएंगे इनके लिए कुछ नियम लगेंगे, उनके अनुसार ही हटा सकते हैं। ये लिखा किसी परिणाम में अतिरिक्त अंकों को हटाना तथा परिणाम को अधिक सार्थक बनाने के लिए अंक विलोपन किया जाता है। और इसमें निम्नलिखित नियम प्रयुक्त होंगे। देखो जैसे पहला नियम है कि जिस अंतिम अंक राइट मोस्ट डिजिट को विलोपित करते हैं, ठीक है, यदि वह 5 से बड़ा है तो उसके पूर्ववर्ती अंक मतलब प्रीसीडिंग नंबर जो है पूर्ववर्ती अंक में एक जोड़ते हैं, और जब 5 से छोटा होता है तो पूर्ववर्ती अंक में परिवर्तन नहीं करते। जैसे देखो निम्नलिखित संख्याओं को 4 सार्थक अंक तक व्यक्त कीजिए। तो 58.879 है और एक है 58.571। तो जब हम 58.879 को 4 डिजिट तक हमें लाना है, सार्थक बनाना है, तो 9 को हमें राउंड ऑफ करना होगा, विलोपित करना होगा। तो ये जो नंबर है 9, ये तो हो गया राइट मोस्ट डिजिट, अंतिम अंक जिसे हटाना है, और 7 हो गया प्रीसीडिंग नंबर डिजिट, पूर्ववर्ती अंक। तो 9 को हटाएंगे जो कि ग्रेटर देन, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 9 है वो ग्रेटर देन क्या है 5, इसीलिए 8 के बाद 58.87 में 7 में एक ऐड हो गया तो हो गया 58.88। ये बन गया इसका सार्थक परिणाम। दूसरा है 58.571। तो हमें यहाँ पर 1 को हटाना, तो 1 जो है लेस देन 5 है, इसलिए प्रीसीडिंग नंबर में कुछ नहीं जुड़ा और हो गया 58.57। यहां तक बात समझ गए। यदि विलोपन का अंक 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर में +1 होगा, ठीक है, यदि पूर्ववर्ती अंक विषम। समझ गए ना कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 5 ही अंक को विलोपित कर रहे हैं, मतलब जिस अंक का विलोपन कर रहा है वो खुद ही 5 हो, तो प्रीसीडिंग नंबर में 1 जोड़ दोगे यदि पहले प्रीसीडिंग नंबर विषम है, और अगर वो इवन है, प्रीसीडिंग नंबर इवन है, ठीक है, तो पूर्ववर्ती अंक सम है तो कोई चेंज नहीं करना। जैसे देखो ये लिखा है, ये संख्याएं, इनमें हमें इन्हें 4 अंकों तक ले जाना है, इसका सार्थक परिणाम। तो हम 58.525 है, तो यहाँ पर 5 जो है, ठीक है, हटा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो है 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो पूर्ववर्ती अंक है ना, पूर्ववर्ती अंक ये है कितना 2, जो कि एक सम है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो हो गया 58.5। लेकिन अगर आप यहाँ चले जाएं 58.535, तो 5 को हटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूर्ववर्ती अंक है, ठीक है, ये कितना है 3, जो कि क्या है विषम। तो विषम होने के कारण हमने एक ऐड कर दिया तो 58.54 हो गया, यही सार्थक परिणाम हो गया। बात समझ गए अच्छी तरह से। फिर आता है कि यदि विलोपन के लिए एक से ज्यादा अंक होते हैं तो अंतिम अंक से विलोपन प्रारंभ करते हुए बाईं ओर बढ़ते हैं। जैसे निम्न संख्याओं को 4 अंक तक व्यक्त कीजिए। 1 2 5 6 7 8 है, पहले हमने पहला अंक विलोपित किया 1, प्रथम विलोपन, मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम विलोपन, ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसा लिखेंगे हम प्रथम विलोपन। तो 8 को हटाया, ठीक है, तो 7 का क्या हो गया 8, फिर ये हो गया द्वितीय विलोपन, ठीक है, तो फिर 8 को हटाया तो 6 का क्या हो गया 7, और इस तरह से हमारा रिजल्ट निकला 1 2 5 7। समझ गए। ठीक इसी तरह से दूसरे में भी यही किया है, 2 अंक हट रहे हैं 9, तो पहले 9 हटाया, मतलब 6 हटाया तो 9 का 10 हो गया, तो 2 में एक 10 जुड़ जाएगा, तो 9 में एक 0, तो ये हो गया 9 का 10, तो वहाँ गया 0, और 2 का हो गया 3, मतलब 29 में एक जुड़ गया 30 हो गया, तो 1 2 9 3 0।
और फिर 0 भी हटा देंगे तो 1293 हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। और वैसे भी 2 हटाना 9 हटा दो तो 2 का 3 हो जाएगा, वैसे ही। फिर आता है योग एवं व्यवकलन में सार्थक अंक। अब आता है कि अगर मान लो यहां तक तो हो गया विलोपन के नियम, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखो योग या व्यवकलन, अगर हम किसी संख्याओं का जोड़ करते हैं या घटाना करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो सार्थक अंक कैसे निर्धारित करें। तो इसमें लिखा है कि इस संक्रिया में प्राप्त परिणाम में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, मतलब हमें परिणाम जो मिलेगा उसमें केवल दशमलव के बाद के अंकों को देखना है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या योग या व्यवकलन की उस संख्या के दशमलव के बाद अंक लेते हैं, ठीक है, अंकों की संख्या योग या व्यवकलन की उस संख्या के दशमलव के बाद के अंक, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, अंक के बराबर लेते हैं जो सबसे न्यूनतम है। जैसे 11.1 1.11.011 तो हमारा रिजल्ट आया 12.32। अब देखो इसमें लिखा है कि परिणाम में दशमलव के बाद अंकों की संख्या उतनी ही रखते हैं जितनी की योग या व्यवकलन में उस संख्या में देखें जिसमें सबसे कम दशमलव के बाद के अंक हों। यही लिखा है कि योग या व्यवकलन की उस संख्या के दशमलव अंक के बाद के अंक के बराबर लेते हैं जो सबसे न्यूनतम होते हैं। तो इसका मतलब है इसके रिजल्ट में दशमलव के बाद केवल एक अंक आना चाहिए, क्योंकि सब दशमलव के बाद न्यूनतम अंक 1 है। तो इस तरह से हमारा परिणाम हो गया 12.32, हट गया चूंकि 2 5 से छोटा है इसलिए 3 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपने सब्ट्रैक्शन किया, व्यवकलन किया, रिजल्ट आ गया 3.529। तो दशमलव के बाद केवल आपको 2 डिजिट रखने हैं, तो यहाँ पर 3.53 हो जाएगा। 9 हट रहा है जो कि 5 से बड़ा है, तो 2 का 3 हो गया। तो ये हो गया सार्थक परिणाम। तो समझ गए ना कि दशमलव के बाद जो परिणाम में दशमलव के बाद अंक रखने हैं, तो ये देखें कि योग या व्यवकलन में जिस संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हो उतने ही न्यूनतम अंक आपको परिणाम में रखने। फिर आते हैं गुणन या विभाजन में सार्थक अंक। तो देखो बच्चों, इस संक्रिया में प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं, ना कि दशमलव के बाद के अंक। तो यही लिखा है कि संक्रिया में प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या गुणन या विभाजन में प्रयुक्त सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के, ठीक है, बराबर होते हैं। मतलब आपको जो गुणा भाग हो रहा है या, ठीक है, गुणन या विभाजन, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप जो भी संख्या गुणा कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं, जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही परिणाम में सार्थक अंक होने चाहिए। फिर से सुने, गुणा या भाग में जो भी संख्याएं यूज हो रही हैं उनमें जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक परिणाम में आने चाहिए, बाकी छोड़ दो। जैसे आपने संख्या का गुणा किया 5.1 के लिखा है 15.79 इंटू 6.06 95.6874। तो इसमें 3 सार्थक अंक लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 6.06 सबसे छोटा सार्थक अंक वाली संख्या है, तो हमारे परिणाम में भी 3 सार्थक अंक होंगे, तो बाकी सब छूट गए। तो हो गया 95.7 हो जाएगा, क्योंकि 8 हटेगा तो 6 में जो है 1 जो। ऐसे इसी में देख लो, आप जो विभाजित कर रहे हैं उसमें भी वही किया गया है। तो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या कौन सी दिख रही है आपको, 5.28, इसमें है 2 डिजिट, इसमें है 2 डिजिट और इसमें है, तो हमें 2 डिजिट ही। तो यहाँ पर आपको सार्थक अंकों की संख्या, सबसे कम सार्थक अंक है 3, तो 3 सार्थक अंक वाली कोई भी ले लें, 5.28 या 3.00, तो परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, और ये हो गया 57.7, क्योंकि 3 को हटाएंगे तो 7 ही रहेगा। ये हो गया। यदि किसी गुणन या विभाजन में छोटी सटीक अंक हो, छोटी संख्या सटीक अंक हो, तो प्राप्त परिणाम में सार्थक अंक दूसरे छोटे अंक के आधार पर करते हैं। अब जैसे यहाँ 20 है,
सटीक अंक है और ये है, तो हम परिणाम में क्योंकि इनके सटीक अंक के सार्थक अंक अनंत हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरी संख्या लेनी होगी 3.33। तो इसमें 3 सार्थक अंक है, तो हम यहाँ 3 सार्थक अंक ले लेंगे। यही सार्थक परिणाम है। अब ये कुछ परिणाम है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है वैसे मैंने। अब इनके लिखा है कि 4 सार्थक अंक तक लिखिए, तो ये लिखिए। तो लास्ट टॉपिक है हमारा और ये है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, विमीय विश्लेषण, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? विमीय विश्लेषण। किसी भी भौतिक राशि के समान परिमाण को एक इकाई तंत्र से दूसरे इकाई तंत्र में बदलना ही विमीय विश्लेषण कहलाता है। बात समझ गए ना, कि एक भौतिक राशि दे रखी है, उसका परिमाण नहीं बदलेगा, उसकी क्वांटिटी नहीं बदलेगी, केवल उसकी एक इकाई दूसरी इकाई में बदल जाएगी। जैसे मेरा वजन है मान लो 50 किलोग्राम, तो हम इसे ग्राम में लिखेंगे तो रहेगी तो क्वांटिटी उतनी ही, बस यूनिट बदल गई, किलोग्राम से ग्राम में लिख देंगे। तो यही है विमीय विश्लेषण। इसमें जब अंतिम परिणाम निकालना होता है तो दी गई भौतिक राशि का कुल मान है, ठीक है, गिवन क्वांटिटी, जो आपको भौतिक राशि दी गई है जितनी भी, जिसको बदलना है वो लिखे यहाँ पे, गुणा परिवर्तन गुणांक, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनाए, मैं ये तो आपको बता दी जाएगी, बस कन्वर्जन फैक्टर का ही खेल है। तो कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे वांछित राशि इकाई से जिसमें परिवर्तित करना है, मतलब उस वाली क्वांटिटी, और दी गई राशि इकाई है जिसको परिवर्तित करना है, इनके परस्पर संबंध से ये अनुपात निकालते हैं। समझ गए ना, कि वांछित राशि जिसका हमें परिवर्तित करना है, दी गई राशि जिसको परिवर्तित करना है, इनके परस्पर संबंध से हम परिवर्तन गुणांक निकालेंगे। जैसे मान लो लिखा है x मीटर इक्वल टू y सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे, हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर किस में बदलना है, यहाँ पर लिखा है कि मीटर से किस में, सेंटीमीटर में परिवर्तन, ठीक। तो जब हमें ये परिवर्तन करना है तो हमारा जो गुणांक बना वो हो गया y सेंटीमीटर अपॉन x मीटर। तो ये दोनों राशियों के संबंध का रेशियो निकालना, वही है परिवर्तन गुणांक। जैसे 5 किलोग्राम को पाउंड में बदलिए, तो ये लिखा है 1 किलोग्राम में 2.505 पाउंड होता है। तो परिवर्तन गुणांक जिसमें बदलना है और जिसको बदलना है, उनके परस्पर संबंध से एक आपने गुणांक निकाल लिया कि 1 किलोग्राम आ गया, इसको हमें बदलना है, मतलब ये लिखा है जिसको परिवर्तित करना है, मतलब 1 किलोग्राम को तो किस में बदलना है, पाउंड में। तो इन दोनों राशियों के परस्पर संबंध को आपने ले लिया 2.501 पाउंड अपॉन 1 किलोग्राम, बस टोटल क्वांटिटी 5 किलोग्राम दी गई है। कन्वर्जन फैक्टर हो गया f, तो हो गया 5 किलोग्राम को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि ये जो यूनिट है वो कैंसिल हो गई और हमारी जो यूनिट आ गई वो पाउंड में आ गई, और इस तरह से 12.523 पाउंड आ गया। ठीक इसी तरह से 1 इंच को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास जो कन्वर्जन फैक्टर आ गया वो 1 इंच और 2.54 इनका रेशियो ले लिया, क्योंकि इंच को बदलना है और सेंटीमीटर में, तो इनका परस्पर जो संबंध है उससे आपने कन्वर्जन फैक्टर निकाल लिया, और फाइनल रिजल्ट में आपने 2 इंच को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 5.08 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से लिखा है स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज 5 माइल पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर सेकंड, मतलब किसी भी वस्तु का जो वेग है वो 5 मील प्रति घंटा है, तो आपको बदलना है कि वो मीटर पर सेकंड में कितना होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 1 मील बराबर है 1606 मीटर, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकंड। तो 2 कन्वर्जन फैक्टर बन जाएंगे, एक तो मील और मीटर का, और एक है सेकंड और घंटे का। तो इस तरह से ये हो गया, मील हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये हो गया 1606 मीटर अपॉन 1 माइल, और एफ हो गया 3600 सेकंड 1। फाइनल रिजल्ट में मील के साथ F1 ले लिया, आवर के साथ F2 ले लिया, सारी यूनिट्स कैंसिल जो हो रही हैं उनको कर दें, यहाँ से माइल का माइल हट गया, आवर से आवर हट गया, तो हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक इसी तरह से मान लो डेंसिटी लिखिए 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, और हमें किलोग्राम पर मीटर में लानी, तो 1 ग्राम इतने किलोग्राम के बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब।
तो F1 हो गया 1 ग्राम और किलोग्राम का रेशियो से, F2 हो गया सेंटीमीटर और मीटर के रेशियो से, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो जहां भी मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट निकल आया। तो इस तरह से आपको ये है डायमेंशनल एनालिसिस, ये करना है। तो कुल मिला के आज का जो हमारा मैटर था ये, इसको मैंने पूरा कर दिया। अब हम आगे जो है रासायनिक संयोग के नियम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर एंड करते हैं बच्चों।